वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं फिर से फिजिक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन से। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जैसे ही नए वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। अब आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। इन दोस्तों, आपको बताना है कि चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि जो उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न कौन सा करता है। दोस्तों, तारत्व क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि तारत्व किसी स्वर होता है, यानी कोई भी स्वर होता है उसका वह गुण होता है जिससे हमें पता चलता है कि ध्वनि पतली है या मोटी, यानी इसकी आवृत्ति कम है या अधिक है। यानी दोस्तों, जो यानी स्वर यानी जो हमारी ध्वनि अधिक पतली होगी, यानी जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसका तारत्व उच्च होगा। तो हमें बताना है कि कौन सी आवाज़ सबसे पतली होगी, यानी जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी। तो दोस्तों, जो हमारा मच्छर होता है उससे जो ध्वनि निकलती है, यानी उसका जो स्वर होता है उसकी आवृत्ति उच्च होती है, यानी वह आवृत्ति क्या होती है, पतली आवाज़ होती है मच्छर की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। बल्कि दोस्तों, हमारा शेर है यानी ऑप्शन नंबर बी वाला, इसकी आवृत्ति यानी कि दिए हुए ऑप्शन में सबसे कम होती है, यानी इसकी आवाज़ क्या होती है, मोटी होती है। तो यदि निम्न तारत्व पूछता तो इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी, लेकिन हमें पूछा गया है उच्च तारत्व है, यानी जिसकी आवृत्ति अधिक होती है, यानी पैनी आवाज़ होती है, तो वो होती है मच्छर की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आज के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी वस्तु के शीतलन की दर अनुक्रमानुपाती होती है। यानी दोस्तों, आपको बताना है कि जो हमारा न्यूटन का शीतलन नियम होता है उसके अनुसार कोई वस्तु है उसके जो ठंडे होने की दर होती है, यानी शीतलन की दर होती है, वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, वो हमें बताना है। तो दोस्तों, याद रखना, यदि कोई आपको कोई माध्यम दिया हुआ हो और उसके अंदर कोई वस्तु रखी हुई है, ये जितना यानी कि दोस्तों माध्यम और वस्तु के टेम्परेचर में डिफरेंस जितना अधिक होगा वस्तु के ठंडे होने की दर उतनी ही अधिक होगी। यानी कि मान लेते हैं कि हमारा जो वातावरण है वो कमरे के टेम्परेचर है, यानी कि इसका जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। यदि वस्तु का टेम्परेचर अधिक होगा यानी कि 70 डिग्री सेल्सियस होगा, तो दोस्तों इसके शीतलन की दर अधिक होगी, यानी ठंडे होने की दर अधिक होगी। बल्कि यदि इसका टेम्परेचर 50% होता है तो कम होती है। यानी जितना अधिक ही वातावरण और वस्तु का टेम्परेचर के अंदर डिफरेंट अधिक होगा उतनी ही इसके ठंडी होने की दर अधिक होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी जो न्यूटन का शीतलन नियम है वो हमें यही बताता है, यानी कि कोई वस्तु है उसके ठंडे होने की दर होती है वो इस बात के अनुक्रमानुपाती होती है कि वस्तु एवं वातावरण का तापांतर कितना है। यदि तापांतर अधिक होगा तो वस्तु के शीतलन की दर अधिक हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन में आदर्श गैस भरी हुई है तो, यानी दोस्तों आपको बताना है कोई एक बर्तन है उसके अंदर आदर्श गैस भरी हुई है, यानी आइडियल गैस भरी हुई है। तो यदि उसे चलती हुई ट्रेन पर रखते हैं तो तापमान बढ़ जाता है, द्रव्यमान के अंदर यादृच्छिक गति करता है, या चलती हुई कार में रखने पर ताप नियत रहता है। दोस्तों, हमें दिया हुआ है पहले ऑप्शन में तो यानी कि यदि इसे चलती हुई यानी कोई भी वस्तु है, यदि ट्रेन हो या वस्तु बस हो, यदि उस पर रखते हैं तो ताप बढ़ता है, और सी ऑप्शन में दिया हुआ है नियत रहता है। तो दोस्तों, हमें इन दोनों में से इसका राइट आंसर होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। क्योंकि दोस्तों, यदि इसके अंदर आदर्श गैस भरी हुई है इसका टेम्परेचर तभी वृद्धि होगा यानी इंक्रीज होगा जब या तो इससे कोई उष्मा या टेम्परेचर दिया जाए या इसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसमें वृद्धि हो। बल्कि दोस्तों, यदि किसी वस्तु पर गतिमान वस्तु पर इसको रख दिया जाता है तो उसके जो अणु है उसकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ जाती है, यानी वस्तु मोमेंट यानी कि गति कर रही है, मोशन में है, तो इसके अणु की काइनेटिक एनर्जी में तो इंक्रीज होगा, बल्कि जो इंटरनल एनर्जी है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि इंटरनल एनर्जी दोस्तों इसकी सेम रहती है तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो भी अपरिवर्तित रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी यदि चलती हुई किसी कार या ट्रेन पर किसी आदर्श गैस से भरी हुई बर्तन को रखते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो नियत रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है,
3 पात्र ए बी सी क्रमशः ग्लिसरीन जल एवं केरोसिन तेल से भरे हुए हैं। पात्र को हिलाकर क्षैतिज टेबल पर रख दिया जाता है तो कौन सा द्रव्य सबसे पहले स्थिर हो जाएगा। यानी दोस्तों हमें बताना है कि कोई हमें 3 पात्र दी हुई हैं ए बी और सी। एक पात्र के अंदर ग्लिसरीन है, दूसरे के अंदर तेल है, तीसरे के अंदर केरोसिन। तीनों को हिलाकर दोस्तों यानी किसी टेबल पर रख दिया जाता है तो आपको बताना है तो स्थिर अवस्था में पहले कौन सा यानी कि कौन सा द्रव्य आएगा। दोस्तों याद रखना, जिस माध्यम की विस्कोसिटी यानी जो हमारी श्यानता होती है वो अधिक होगी वही सबसे पहले स्थिर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों विस्कोसिटी क्या होता है कि गैस के जो अणु होते हैं यानी एटम होते हैं उनके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ये हमारी श्यानता होती है। तो जिसका अट्रैक्शन फोर्स अधिक होगा वह सबसे पहले यानी स्थिर हो जाएगा। तो हम जानते हैं जो ग्लिसरीन होता है उसका जो श्यानता होती है यानी विस्कोसिटी होती है दोस्तों वो सबसे अधिक होती है। तो ग्लिसरीन होगा वो सबसे पहले स्थिर अवस्था में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में दोस्तों जो विस्कोसिटी होती है वो जल की होती है तो दूसरे नंबर पे जो स्थिर अवस्था में आएगा वो जल आएगा। और सबसे कम विस्कोसिटी होती है यानी श्यानता होती है वो होती है केरोसिन तेल की। तो सबसे बाद में स्थिर होगा वो होगा केरोसिन तेल। तो सबसे पहले हमें पूछा गया है तो सबसे पहले हो जाएगा ग्लिसरीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा घनत्व के लिए सही संबंध है। यानी दोस्तों हमारा प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा घनत्व यानी एकांक आयतन की जो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला बताना है कि कौन सा सही है। तो दोस्तों हमें 4 फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो याद रखना कि एकांक आयतन की जो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा या प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा घनत्व होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन यानी विकृति गुणा प्रतिबल होता है। दोस्तों इसका एक और फॉर्मूला अपन इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/2 वाई इंटू विकृति की स्क्वायर। यानी कि दोस्तों यदि प्रतिबल को अपन विकृति और यानी कि हमारा प्रत्यास्थ गुणांक है इसके पदों में लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है 1/2 प्रत्यास्थ गुणांक इंटू विकृति का स्क्वायर। या इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1/2 गुणा विकृति गुणा प्रतिबल। तो इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ऊर्ध्वाधर समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। क्षैतिज दिशा से आती हुई प्रकाश की किरण पहले दर्पण से परावर्तित होकर दूसरे दर्पण से परावर्तित होती है तो इन किरणों का परिणामी विचलन होगा। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो ऊर्ध्वाधर यानी कि है लंब यानी कि खड़े हुए हैं और जो 2 दर्पण है वो एक दूसरे 60 डिग्री पर झुके हुए हैं और कोई क्षैतिज दिशा से कोई किरण आ रही है दोस्तों वह पहले दर्पण से परावर्तित होती है फिर सेकंड दर्पण से परावर्तन के बाद आपको बताना है कि इन दोनों किरणों के मध्य यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य जो विचलन होगा वो कितना होगा। दोस्तों याद रखना, यदि कोई 2 दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हो और आपतित किरण एवं परावर्तित जो किरण है उनके मध्य जो विचलन निकालना हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू होता है 360 - 2 थीटा होता है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि दोनों दर्पण 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं तो जो थीटा का मान हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में थीटा का मान 60 डिग्री रखेंगे तो इनके मध्य जो विचलन होगा वो निकल कर आ जाएगा। यानी 360 में से अपन घटाएंगे 120 यानी थीटा का मान रखेंगे यहाँ पर तो हमें 120 प्राप्त हो जाएगा। 360 में से 120 घटाएंगे तो दोस्तों हमारा प्राप्त होगा 240। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी यदि कोई 2 दर्पण है वो 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं तो कोई क्षैतिज दिशा से आती हुई प्रकाश की किरण पहले दर्पण से परावर्तित होकर दूसरे दर्पण से परावर्तित होती है और फिर जो हमारी दोनों दर्पणों से परावर्तित होकर जाने वाली किरण होती है और आपतित किरण इनके मध्य जो विचलन हो जाएगा 240। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ताकार कुंडली जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा फेरों की संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो श्रेणी क्रम में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात बताएं। यानी दोस्तों हमें दिया हुआ जो त्रिज्याओं का अनुपात है यानी R1/R2 है वो हमें दिया हुआ है 1/2 और N1/N2 यानी जो फेरों की संख्याओं का अनुपात है वो दिया हुआ है 1/4 और हमें पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात यानी B1/B2 का मान पूछा गया है। दोस्तों हम जानते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है वो हमारा μ0 Ni/में होता है
2r। दोस्तों यानी कि फेरों की संख्या के समानुपाती एवं त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है, तो b1/b2 का मान हो जाएगा वो हो जाएगा n1/n2, फिर मल्टीप्लाई r2 पर आएगा r2/r1, क्योंकि यह त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। तो n1/n2 का मान अपन रखते हैं 1/4, यानी ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है, और r2/r1 यानी इससे अपन निकालेंगे तो हो जाएगा 2/1। यदि इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 1/2 प्राप्त होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात हमें प्राप्त हो जाएगा वो प्राप्त हो जाएगा 1:2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्क्रम अभिनत है। यानी दोस्तों आपको चार यानी कि संधि डायोड दिए हुए हैं, यानी डायोड दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा डायोड उत्क्रम अभिनति में है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि उत्क्रम अभिनति में क्या होता है, यानी कि ये कोई हमारा डायोड होता है, इसका ये वाला टर्मिनल होता है P, ये वाला टर्मिनल होता है N। यदि दोस्तों जो P वाला टर्मिनल होता है वो N वाले टर्मिनल की तुलना में अधिक वोल्टेज से जुड़ा होता है तो हमारा अग्रभिनति में होता है। यदि यह N की तुलना में कम यानी कि वोल्टेज से जुड़ा होता है तो यह हमारा उत्क्रम अभिनति में होता है। तो दिए गए डायग्राम में अपन देखते हैं कि इस डायग्राम में अपन देखते हैं कि जो N वाला 10 से जुड़ा हुआ है और यह 15 से, यानी इसकी तुलना में यह क्या है अधिक है, यानी P वाला अधिक जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा अग्रभिनति में हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि ये P वाला जो N वाला जुड़ा हुआ है -10 से, P वाला -5 से, तो इसकी तुलना में यह अधिक है, यानी -10 की तुलना में 5 अधिक है, तो यह भी अग्रभिनति में हो जाएगा। दोस्तों इस डायग्राम में देखते हैं कि जो पृथ्वी की वोल्टेज होती है वो 0 होती है और ये हमारी है -10 है, यानी दोस्तों इसकी तुलना में यह कम वोल्टेज में जुड़ा हुआ है। तो मैंने बताया था कि यदि P वाला भाग N की तुलना में कम वोल्टेज में हो तो हमारा उत्क्रम अभिनति में होता है। तो C वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट है, यानी जो उत्क्रम अभिनति हो जाएगी वो होगी हमारी C वाले की। और D वाला अपन देखते हैं दोस्तों, ये -5 से 10 थे, तो यह N की तुलना में P वाला अधिक जुड़ा हुआ है, तो यह भी अग्रभिनति में हो जाएगा। तो जो उत्क्रम अभिनति में हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C वाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कस का स्टेंटमेट ऊर्ध्वाधर तल से r त्रिज्या के वर्तीय पथ पर मोटरसाइकिल चलाता है तो पथ के उच्चतम बिंदु पर इसका न्यूनतम वेग होगा। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कोई सर्कस है, उसके अंदर कोई मोटरसाइकिल चालक है, वो उस ऊर्ध्वाधर वर्त में मोटरसाइकिल चला रहा है, तो उसको चलाने के लिए जो उच्चतम बिंदु पर है वहाँ पर आपको बताना है कि इसकी न्यूनतम वेलोसिटी क्या होगी। दोस्तों याद रखना, कोई भी पार्टिकल है यदि वह वर्तीय गति कर रहा है, ऊर्ध्वाधर तल में वर्तीय गति कर रहा है, तो संपूर्ण वर्तीय गति के लिए उस पर उच्चतम बिंदु पर जो न्यूनतम वेलोसिटी है वो इसको होनी चाहिए √rg, √2 यानी दोस्तों √rg होनी चाहिए। यानी कि जो उच्चतम बिंदु पर जो वेलोसिटी का न्यूनतम मान होना चाहिए वो √rg होना चाहिए। यदि इससे कम वेलोसिटी होगी दोस्तों तो ये जो पार्टिकल होगा वो वर्तीय पथ पर ना करके पहले ही नीचे आ जाएगा, सीधा ही नीचे आ जाएगा, बल्कि वर्तीय पथ पर गति नहीं करेगा। यानी संपूर्ण रूप से वर्तीय गति करने के लिए उसका जो न्यूनतम वेलोसिटी होनी चाहिए उच्चतम बिंदु पर वो होनी चाहिए √rg। यदि दोस्तों आपको न्यूनतम बिंदु पर पूछा जाए यहाँ पर कि इसकी न्यूनतम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए पूर्ण वर्तीय गति के लिए, तो वो होनी चाहिए √5rg। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनात्मक किरणों में होते हैं, यानी दोस्तों हमारी जो पॉजिटिव रेज होती हैं उनके अंदर आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं या धनावेशित आयन होते हैं। दोस्तों याद रखना, जो हमारी धनात्मक किरणें होती हैं वो किससे बनी होती हैं, धनावेशित आयनों से। बल्कि दोस्तों ऐसी किरणें यानी जिस किरण के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कैथोड रेज के अंदर। दोस्तों हमारी जो कैथोड किरणें होती हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बल्कि जो न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों उन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। और जो दोस्तों हमारी धनात्मक किरणें होती हैं उसके अंदर E+ आवेश पाया जाता है, यानी कि दोस्तों हमारा पॉजिटिव आवेश पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C वाला। याद रखना, जो धनात्मक किरणें होती हैं उनके अंदर धनावेशित आयन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि है। यानी कि दोस्तों हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर आपको बताना है कि कौन सी क्वांटिटी होती है वो अनचेंज होगी। तो आपको दोस्तों याद रखना, जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर जो आवर्ती का मान होता है दोस्तों वो अनचेंज रहता है।
ट्रांसफार्मर क्या करता है कि दोस्तों हमारी जो एसी वोल्टेज होती है, ओनली एसी वोल्टेज यानी प्रत्यावर्ती, उसकी वोल्टेज को कम या अधिक करता है। यदि दोस्तों हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर है तो एसी वोल्टेज को यह वृद्धि कर देता है, यदि अपचाई ट्रांसफार्मर है तो एसी की वोल्टेज है उसको कम कर देगा। बल्कि दोस्तों यदि उसकी आवृत्ति पहले 50 हर्ट्ज थी तो बाद में भी उसकी जो आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज ही रहेगी, यानी कि आवृत्ति अनचेंज रहती है और दोस्तों धारा का मान भी परिवर्तित रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। याद रखना, ट्रांसफार्मर में जो अपरिवर्तित रहने वाली राशि है वो होती है हमारी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैल्वेनोमीटर में बेलनाकार छोटा नरम लोहे का टुकड़ा रखते हैं जिससे एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, या कुंडली का स्थायी विक्षेप हो, या उपरोक्त सभी। यानी दोस्तों हमारी जो गैल्वेनोमीटर होता है उसके अंदर दोस्तों बीज के अंदर एक बेलनाकार नरम लोहे की एक टुकड़ा रखा जाता है। तो वो क्यों रखा जाता है दोस्तों? पहला ऑप्शन में दिया हुआ है एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, यानी दोस्तों ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो ये बेलनाकार होती है इसके कारण यानी कि एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कि त्रिज्या मतलब ये, यदि दोस्तों ये आयताकार या किसी अन्य आकार की होती तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि ये जो चुंबक होते हैं दोस्तों हमारे जो यानी कि अवतलाकार होती हैं, जिससे कि क्या होती है कि जो हमारा नरम लोहे का टुकड़ा होता है इसको भी बेलनाकार रखा जाता है, जिससे कि एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके। और दोस्तों यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो जो इसका जो विक्षेप होता है वो भी हमें स्थायी विक्षेप प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी जो गैल्वेनोमीटर में बेलनाकार नरम लोहे का टुकड़ा रखा जाता है वो एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र एवं एक समान चुंबकीय क्षेत्र एवं कुंडली का स्थायी विक्षेप यानी तीनों के लिए रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन निम्नलिखित में से किस युग्म के लिए उभयनिष्ठ है? यानी दोस्तों आपको दो दो यानी कि है प्रक्रम के यानी कि जोड़े दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा युग्म है जिसमें दोनों के लिए नाभिकीय संलयन काम में लिया जाता है, यानी कि नाभिकीय संलयन पर आधारित होते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन में दिया हुआ है नाभिकीय भट्टी और यूरेनियम आधारित भट्टी। तो देखिए दोस्तों, नाभिकीय भट्टी और यूरेनियम आधारित भट्टी दोनों ही नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती हैं। और बी ऑप्शन में है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा एवं यूरेनियम आधारित भट्टी। दोस्तों जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है वो तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है, लेकिन यूरेनियम आधारित भट्टी क्या होती है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा एवं हाइड्रोजन बम। तो दोस्तों याद रखना, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा एवं हाइड्रोजन बम दोनों ही नाभिकीय संलयन पर आधारित होते हैं। बल्कि दोस्तों हमारा जो परमाणु बम होता है, एटम बम होता है, वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, बल्कि जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा एवं हाइड्रोजन बम तीनों ही हमारे नाभिकीय संलयन पर आधारित होंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर में आवश्यक रूप से होता है एक धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, या इसके श्रेणी क्रम में अल्प प्रतिरोध, या इसके समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध, या इसके समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध। दोस्तों याद रखना, जो वोल्ट मीटर होता है, यदि आपको धारा मापी से वोल्ट मीटर प्राप्त करना है तो उसके श्रेणी क्रम में एवं उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। याद रखना, यदि धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना है तो इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ेंगे। दोस्तों याद रखने के लिए मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ। याद रखना, जो वोल्ट मीटर होता है वो आपको पता होगा कि शुद्ध वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? अनंत होता है। तो दोस्तों हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है, यानी कि इसका जो प्रतिरोध होगा, यदि अपन इसका प्रतिरोध अनंत कर देंगे तो यानी कि हमारा प्रतिरोध वोल्ट मीटर है उसका प्रतिरोध अनंत होता है, यानी कि यह भी हमारा वोल्ट मीटर बन जाएगा। दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी यानी कोई प्रतिरोध है उसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए जो अन्य प्रतिरोध जोड़ा जाता है वो उसके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका प्रतिरोध अनंत करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए हमें इसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ना होगा, और इसका प्रतिरोध अनंत करना है यानी बहुत ज़्यादा बढ़ाना है तो यानी कि उच्च प्रतिरोध जोड़ना होगा। तो यानी कि याद रखना, यदि वोल्ट मीटर में बदलना होगा तो हमें
इसका प्रतिरोध अनंत करना है यानी बढ़ाना है, यानी बढ़ाने के लिए अपन श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और कितना करना है, अनंत यानी उच्च प्रतिरोध करना है तो उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी एक धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। यदि दोस्तों इसको एमीटर में चेंज करते तो एमीटर के लिए इसके समांतर क्रम में जोड़ते एवं अल्प प्रतिरोध जोड़ते, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा शुद्ध एमीटर होता है उसका प्रतिरोध होता है 0, यानी गैल्वेनोमीटर है, इसका प्रतिरोध मान लो कुछ भी है R है, तो इसका प्रतिरोध हमें 0 करना है यानी कम करना है। तो कम करने के लिए हम जानते हैं प्रतिरोध को अपन समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और 0 करना है यानी बहुत ही कम करना है तो यानी इसका अल्प प्रतिरोध जोड़ देंगे। तो याद रखना, यदि एमीटर में चेंज करना हो तो इसको समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ा जाता है, यदि वोल्ट मीटर में चेंज करना हो तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच ऊंचाई से छोड़ा गया एक गुटका चित्र में दर्शाए गए पथ का अनुसरण करता है। यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r हो तो ऊर्ध्वाधर वृत्त पूर्ण होने के लिए कौन सा संबंध सही होगा। यानी दोस्तों आपको बताया गया है कि एच ऊंचाई से कोई गुटका छोड़ा गया है और जो चित्र में दर्शाया गया पथ है उसके अनुसरण गति करता है, यानी नीचे आने पर यह ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति कर रहा है। तो हमें बताना है कि जो इसकी हाइट है और जो रेडियस है उसके अंदर सही रिलेशन क्या है, यानी संबंध क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब कोई पार्टिकल ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति कर रहा है तो पूर्ण यानी कि है वृत्तीय गति करने के लिए जो इसके न्यूनतम यानी जो न्यूनतम स्थान होता है इस पर जो न्यूनतम वेलोसिटी का मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, √5 का मान यानी √5 होना चाहिए। यदि यहाँ पर वेलोसिटी का मान इससे कम होगा तो यह जो कण होगा पूर्ण वृत्तीय गति नहीं करेगा, यानी कि बल्कि किसी बीच में से किसी स्थान पर डायरेक्ट नीचे जाएगा, यानी कि बल्कि वृत्तीय गति नहीं करेगा। तो दोस्तों इसका न्यूनतम बिंदु पर न्यूनतम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √5 तो दोस्तों यहाँ पर यदि अपन इसकी न्यूनतम काइनेटिक एनर्जी निकालें, गतिज ऊर्जा निकालें, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हमारा mv² होता है। तो v का मान अपन रखेंगे 5rg, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5, ये 5 यहाँ पर आ जाएगा और ये rg हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो न्यूनतम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, यानी कि दोस्तों इसका संबंध ये निकलता है कि यदि कण की यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान इस काइनेटिक एनर्जी ये है, यदि उससे अधिक होगा तो यह पूर्ण रूप से वृत्तीय गति करेगा। यदि इसकी यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान इस ऊर्जा से कम होगा तो दोस्तों यहाँ पर ये इतनी पर्याप्त वेलोसिटी नहीं मिल पाएगी और यह कण पूर्ण रूप से इस पथ का अनुसरण नहीं कर पाएगा। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान, ये जो एनर्जी है यहाँ पर न्यूनतम काइनेटिक एनर्जी उससे अधिक होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है हमारी mgh, यानी mgh का मान है यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है या तो इसके बराबर होना चाहिए या अधिक होना चाहिए, क्योंकि तभी दोस्तों यहाँ पर जो न्यूनतम वेलोसिटी है उससे अधिक मान प्राप्त हो पाएगा। तो इस इक्वेशन को यदि अपन आगे सोल्व करते हैं तो दोस्तों g से g हमारा कैंसिल हो जाएगा और m से m कैंसिल हो जाएगा, यानी जो h हमारा जो प्राप्त होता है या तो h का मान अधिक होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 5r/2k। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का ये जो वीडियो है कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। दोस्तों आज के जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे लगे वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों इसको ज़्यादा से शेयर करें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन उपलब्ध कराते रहें। जय हिंद दोस्तों।